हेलो बच्चों, हम लोग आज कर रहे हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर। पहला चैप्टर है और आज है लेक्चर 4। हम बहुत बेसिक से और बहुत एक्स्ट्रा डिटेल में इस चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे, बिलीव मी, आपको बहुत बेनिफिट होगा। जो क्वेश्चंस आपसे नहीं लगते थे वो प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व होने लग जाएंगी खुद ब खुद। सारे रिएक्शंस के लॉजिक्स एक्सेट्रा सब आपको आने लग जाएगा। हम SN1 रिएक्शंस पढ़ रहे थे हेलोजन डेरिवेटिव्स में। कुछ बेसिक रिवीजन कर लेते हैं पुरानी क्लास का कि SN1 रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला जो स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS होता है। दो स्टेप का प्रोसेस है SN1 रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो 1 होता है, इसे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस से इंडिपेंडेंट होता है रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेट न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता। रेट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करता है। जो कार्बोकैटायन पहली बार फॉर्मेशन हो रहा है वो जितना स्टेबल होगा रेट उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? अच्छी बात है। हम लोग इस पर कुछ डिटेल डिस्कशन कर चुके थे। हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा सबस्ट्रेट अच्छा SN1 रिएक्शन देगा या फास्टर रिएक्शन देगा। तो हम सवाल जो कर रहे थे वो ये था कि विच वन विल गिव फास्टर SN1 रिएक्शन। कौन से लोग फास्टर SN1 रिएक्शन शो करेंगे, इसके विषय में ये जानकारी मांग रहा है आपसे। आपने क्या कहा, ध्यान से देखें। सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल आपके लिए बनाकर देते हैं ये, फिर बनाकर देते हैं ये, और फिर बनाकर आपके लिए देते हैं ये। अब इनको अगर आप चेक करेंगे तो ये 2 डिग्री हैलोजन है, ये 1 डिग्री हैलोजन है, ये 3 डिग्री हैलोजन है। आप जानते हैं कि हमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करके ही SN1 करना होता है, और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन रेट को डिटरमाइन करती है। तो स्टेबिलिटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, 2 डिग्री की उससे कम, 1 डिग्री की सबसे कम। तो लॉजिकली अगर ये A, B और C है तो C का रेट सबसे ज्यादा, A का रेट उससे कम और B का रेट सबसे कम। ये रेट का ऑर्डर हो गया, रेट ऑफ SN1। क्या ये डिफिकल्ट है बेटा? बिल्कुल नहीं। हम लोग लास्ट क्लास में भी ये बातें कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर चुके हैं। बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम सबस्ट्रेट से कंपेयर कर चुके हैं, इसलिए हम सबस्ट्रेट के बाद अब चर्चा लीविंग ग्रुप के साथ करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे Cl लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पे Br लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पे फ्लोरीन लगा है, मान लीजिए कि यहाँ पे आयोडीन लगा है, और फिर सवाल वही है कि कौन इनमें से ज्यादा फास्टर SN1 देता है। तो देखो, सबस्ट्रेट यहाँ भी 3 डिग्री है, सबस्ट्रेट यहाँ भी 3 डिग्री है, सबस्ट्रेट यहाँ भी 3 डिग्री है, सबस्ट्रेट यहाँ भी 3 डिग्री है। जिनको भी सबस्ट्रेट की डिग्री देखना नहीं आता, हेलोजन की डिग्री देखना नहीं आता, कृपया हेलोजन की डिग्री देखना सीख लें। कैसे सीखेंगे सर? सीखेंगे हमारे लेक्चर से, जो लेक्चर्स हमने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स देख लीजिए, इन डिटेल आपको डिग्रीज देखना एक्सेट्रा सब कुछ बताया। अच्छा, तो हम लोग इसको सबस्ट्रेट से चेक नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं बेटा? सबस्ट्रेट से चेक नहीं करेंगे। तो भैया किससे चेक करेंगे? चेक करेंगे लीविंग ग्रुप से। लीविंग ग्रुप से कंपेयर करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लीविंग ग्रुप से कंपेयर करेंगे, बड़ी खास चीज है। लीविंग ग्रुप से कंपेयर करेंगे। देखो भैया, क्या आयोडीन अच्छा लीविंग ग्रुप है? ब्रोमीन उससे खराब लीविंग ग्रुप है। फिर क्लोरीन, और सबसे घटिया कौन? फ्लोरीन। तो लॉजिकली अगर हम रेट ऑफ SN1 कंपेयर करने की कोशिश करें, रेट ऑफ SN1, तो मुझे जो सबस्ट्रेट मिल रहा है आयोडीन वाला सबसे ज़्यादा, मुझे जो ब्रोमीन वाला मिल रहा है वो उससे कम, मुझे जो क्लोरीन वाला मिल रहा है वो उससे कम, और सबसे कम तो मेरे हिसाब से फ्लोरीन वाला व्यक्ति। क्या आपको इसमें कोई परेशानी है? जवाब है नहीं सर, ये तो आसानी से समझ में आया है। बिल्कुल आसान चीज़ है, कोई डिफिकल्ट है भी नहीं और होगा भी नहीं। बहुत बढ़िया। क्या लिविंग ग्रुप से कोई और एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप चेक करना चाहें तो एक एग्जाम्पल तो आप ये देख लीजिए। एक तो एग्जाम्पल ये क्या बकवास बना दी? तो बहुत बड़ा सा चित्र है, आप देखिए बड़े आराम से। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि अगर यहां से बॉन्ड तोड़ें तो यहां कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा और यहां एनायन बनेगा। यहां से बॉन्ड तोड़ें तो यहां कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा और यहां एनायन बनेगा। तो ये जो
चीज मैं अभी आपको डब्बे में बंद करके दिखा रहा हूं, ये हमारा लीविंग ग्रुप है। इसी प्रकार से यहां पर ये लीविंग ग्रुप है। तो ये रहा हमारे लिए लीविंग ग्रुप और ये रहा हमारे लिए लीविंग ग्रुप। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। लीविंग ग्रुप। अब लीविंग ग्रुप में यहां पर एसीटेट है और याद होगा यहां पर ट्रिप्लेट है, ठीक है। और आपको बताया है कि लीविंग ग्रुप एबिलिटी ट्रिप्लेट की ज्यादा होती है, एसीटेट की कम होती है। लास्ट लेक्चर में ही ये बात हम लोगों ने कर ली। तो क्योंकि लीविंग ग्रुप ये ज्यादा अच्छा है, ये लीविंग ग्रुप कम अच्छा है, इसलिए SN1 का रेट फास्टर आप ट्रिप्लेट वाले में दिखाई देगा। और ये लीविंग ग्रुप से तब चेक कर रहे हैं बेटा जब हम लोग सबस्ट्रेट को आइडेंटिकल पा रहे हैं। समझे बात? बिल्कुल समझे सर, क्यों नहीं समझे? बहुत बढ़िया। अब चर्चा SN1 के लिए सॉल्वेंट को लेकर करते हैं। SN1 रिएक्शन की सॉल्वेंट को लेकर चर्चा क्या है, ध्यान दीजिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो भी होते हैं, पानी, अल्कोहल जैसे, फेवर्स SN1 रिएक्शन। और इसी के कंट्रास्ट में याद कर लीजिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN2 रिएक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक पानी जैसा आदमी SN1 को ज्यादा बढ़ोतरी देगा, फेवर करेगा, और पोलर अप्रोटिक जैसे कि एसीटोन एक्सेट्रा वो SN2 को फेवर करेंगे। दूसरा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जिनमें नाइट्रोजन के साथ हेलोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, जिसमें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा, ये सब बिहेव्स एज न्यूक्लियोफाइल। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट खुद ही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। कैसे बिहेव करते हैं उसके बारे में आपको एक छोटा सा डिस्कशन बताते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सुंदर सा 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है। 3 डिग्री सबस्ट्रेट, मान लो हमने यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, और कोई रिएक्शन के लिए रिएजेंट इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इसमें सॉल्वेंट इस्तेमाल किया, पानी। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसका प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट क्या बनने वाला है वो आपको बताते हैं। किस तरह इसका मैकेनिज्म होगा, क्या होगा। पानी क्योंकि पोलर प्रोटिक है, आपको दिख रहा है ये प्रोटिक टाइप का आदमी है, प्रोटिक है तो ये एक्ट करेगा एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे। अब न्यूक्लियोफाइल अगर अवेलेबल ना भी हो तो ये आदमी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। सबसे पहले हमारे इस सबस्ट्रेट से कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा और Br- बाहर हो जाएगा। तो हम Br- को यहां लिख देते हैं, -Br- निकल गया ये। इसके बाद इसमें वाटर आ जाएगा, और वाटर को आप समझ रहे हैं किस तरह का मॉलिक्यूल है, इसमें दो लोन पेयर, और जहां भी लोन पेयर है ये अटैक कर देंगे किसे बेटा, जहां पर पॉजिटिव साइट है। पॉजिटिव साइट को अटैक कर जो बनेगा वो ये होगा। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन के साथ दो H लगे हुए हैं, एक लोन पेयर बचा है और डोनर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज बहुत अशुभ है, इसलिए पुराने में से एक बॉन्ड ये तोड़ देगा। एक बॉन्ड तोड़ेगा तो आपको दिखेगा कि -H+, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया और यहां क्या बन गए भाई साहब, दारू बन गई। बहुत बढ़िया, सुंदर, मजा आया। यानी कि जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है उसी ने न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया और प्रोडक्ट में अल्कोहल बना कर दिया। यानी अगर हमारे पास थोड़ा सा एसिडिफाइड वाटर है और उसको 3 डिग्री हायर डिग्री के अल्काइल हैलाइड में डाला जाता है तो फिर ऐसे में अल्कोहल प्रोडक्ट की तरह बनकर आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। तो पोलर प्रोटिक का कोई और एग्जांपल बताइए। पोलर प्रोटिक का एक एग्जांपल दारू भी है। दारू का मतलब अल्कोहल, तो अल्कोहल भी है। चलिए अल्कोहल की चर्चा करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अल्कोहल का। मान लीजिए कि हमारे एग्जांपल में PH CH2 CH, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे Br लगा हुआ है, और हम इसकी रिएक्शन जो है वो ROH यानी कि दारू से करा रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले चेक करो कि जो हमारा हेलोजन है वो कहाँ लगा है। ये लगा है हेलोजन, ठीक है। अब ये हेलोजन जिस कार्बन पे लगा है क्या वो 3 डिग्री कार्बन है? जवाब है हाँ सर, 3 डिग्री कार्बन। इस 3 डिग्री कार्बन में सबसे पहले तो इस हेलोजन को निकाल देना चाहिए। निकालोगे तो बहुत बढ़िया सुंदर स्टेबल सा कार्बोकेटायन बनेगा, क्योंकि वो 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, इसलिए कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन बड़ा ही फेवरेबल होगा। इस फेवरेबल कार्बोकेटायन में
आप ROH यानी कि एल्कोहल लगा दीजिए। अब ये एल्कोहल का जो ऑक्सीजन एटम है, इसका लोन पेयर इस पॉजिटिव साइड को डोनेट कर दिया जाएगा। जब ये डोनेट होगा तो हमारे लिए जो चीज बनकर आएगी वो होगी PHCH2, और इस कार्बन में दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा लीजिए, यहां पर लगा लीजिए OH और R, एक लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फॉर्मल चार्ज सबको पता है कि इसी तरह से लगता है, डोनर एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अब क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देख पा रहे हैं आप, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो महाअशुभ है, अनस्टेबल है, इसलिए नया बॉन्ड बनेगा तो पुराने दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूटेगा। कॉमन सेंस से कार्बन का बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन अगला एटम है, इसका बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, बॉन्ड टूटने पर हाइड्रोजन प्लस ये निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बना, PHCH2C, ऊपर Mi, नीचे Mi, और O के साथ कौन जुड़ा बेटा, R। अरे ये तो ईथर बन गया, तो हम कहेंगे हाँ साहब ईथर बन गया। तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या बनकर आ रहा है, ईथर प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे लिए प्रोडक्ट क्या बनकर आया, ईथर प्रोडक्ट बनकर आया, यानी अल्कोहल से रिएक्शन कराओगे तो ईथर बनेगा। अच्छा, और अगर पानी से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। ये है सिंपल सी चीज, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है यार ये तो, ठीक है, खैर कोई दिक्कत की बात नहीं। ध्यान से देखो, अब इसी की रिएक्शन में करा रहा हूं PHCH2Br। कोई बच्चा कहेगा सर ये तो 1 डिग्री है, तो फिर ये तो SN1 देने से रहा। अबे नहीं, ये एलाइलिक है, देख रहे हो बेंजीन के जस्ट बगल वाला कार्बन, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बड़ा मस्त बनेगा। हम इसकी जो रिएक्शन है वो RC डबल बॉन्ड OOH से कराने जा रहे हैं, अर्थ है कि हम एसिड से रिएक्शन कराने जा रहे हैं। अब एसिड से कैसे रिएक्शन होती है वो देखो, तो सबसे पहले तो आप Br माइनस लीविंग ग्रुप को निकाल दीजिए, इससे आपको एलाइलिक लिख दिया मैंने गलती से, एलाइलिक नहीं बेटा वो है ना, बेंजाइलिक चाहिए, बेंजाइलिक, बेंजीन के बगल वाला है ना, तो बेंजाइलिक। तो यहां बन गया CH2 कैटायन। अब कैटायन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाएगा हमारा एसिड वाला पार्ट। अब इस एसिड वाले पार्ट से अटैक करवाना है भाई साहब, ये लोन पेयर जाएगा कार्बोकैटायन के पास। जब ये लोन पेयर कार्बोकैटायन के पास जाएगा तो PHCH2 और O से जुड़ेगा, O के साथ H है, O के साथ C है, C के साथ डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे R, एक लोन पेयर और डोनर एटम के ऊपर प्लस चार्ज। तुम जानते हो कि ऑक्सीजन पे प्लस पसंद नहीं है, तो सबसे आसान है हाइड्रोजन को तोड़ना, तो हाइड्रोजन को तोड़ लिया जाएगा। और हाइड्रोजन को तोड़ने के बाद जो चीज हमारे सामने बनकर आएगी वो होगी -H, तो निकल जाएगा भैया, क्योंकि H+ तो बाहर चला जाएगा। बना क्या, ध्यान से देखो, PHCH2O, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OO, यहां भी R और यहां भी है, तो कोई ग्रुप ही ना, एल्काइल चेन ही तो है, तो ये बन गया ईस्टर। क्या बन गया, ईस्टर। एसिड से रिएक्शन कराने पर ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, क्या बात है। तो हमें कई सारे रिएक्शंस पता चले जो SN1 से हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, दैट इज स्टीरियो केमिस्ट्री। हालांकि मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप कंपटीशन का पेपर देने जा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना आपको जरूर बोलूंगा जितने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा पढ़कर कि हाँ बढ़िया चीज सीखी है ना। देखो क्या है स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब, जब बॉन्ड बनता है तो किस डायरेक्शन से बनता है, उसका 3D में जरा इसका चित्रण समझाइए। चित्रण समझते हैं। सबसे पहले अगर SN1 रिएक्शन करनी है तो लॉजिकली SN1 के लिए हमें 3 डिग्री सबस्ट्रेट हमारे लिए फेवरेबल, तो लिखा PHC, ऊपर भी Me और नीचे भी Me, ये मिथाइल ग्रुप है CH3, और यहाँ लगाया Cl। और हम लोगों ने कहा कि यार H2O से रिएक्शन कराओ और पाथ SN1 ही जाएगा, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अब ध्यान से देखो, ये भैया प्रोटिक सॉल्वेंट है, हाँ, और ये 3 डिग्री है, तो दोनों के दोनों ही SN1 को फेवर कर रहे हैं, तो SN1 ही होगा। अब इसका मैकेनिज्म के साथ मैं आपको थोड़ा सा चित्रण समझाता हूँ क्या है ये। सबसे पहले इस व्यक्ति से PHC, यहाँ पे Me और यहाँ भी Me, और ये Cl,
इससे सबसे पहले आरडीएस वाला स्टेप कराइए, जिसमें से आप एक बढ़िया सुंदर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेंगे। 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा और Cl- बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं ना इसमें कुछ एक एमी को हटाकर इसको एथाइल ग्रुप बनाना चाहता हूँ। एथाइल ग्रुप इसलिए बनाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको थोड़ा कायरल सेंटर भी समझा सकूँ इसी में। तो इसको ईटी कर लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। तो ये रहा ईटी। अब ध्यान से देखो, मेरा जो कार्बन है इस पे मैं कार्बोकैटायन बता रहा हूँ, इसको देखो ध्यान से। तो एक तरफ इसमें मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इसमें एथाइल ग्रुप है और एक तरफ फिनाइल ग्रुप है, और इसका ऐसे 2 लोब्स एक पी ऑर्बिटल के खाली है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के खाली। ठीक है, इसके सामने अब वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमारा सॉल्वेंट भी है और पोलर प्रोटिक है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल भी है, ये इसके एम्प्टी लोब पर अटैक कर देगा, लोन पेयर देगा और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो अटैक हो रहा है, इस अटैक का ही सारा खेल है। ये सिग्मा फॉर्मेशन दोनों साइड से हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चा, आपको ध्यान रखनी है। ये सिग्मा फॉर्मेशन दोनों साइड्स से हो सकता है। कहां से हो सकता है? दोनों साइड्स से हो सकता है। अच्छा, दोनों साइड का मतलब, दोनों साइड का मतलब है वाटर यहां से भी अटैक करके इस लोब पे डोनेट करके भी बना सकता है और वाटर इस साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर दोनों साइड से अटैक हो सकता है तो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मैं आपको इसी के दोनों प्रोडक्ट्स बना के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आपका कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन में ये और ये इस प्रकार से आपके पास 2 लोब्स हैं। एक तरफ इसमें फिनाइल होगा, एक तरफ इसमें एथाइल होगा और सामने इसमें मिथाइल होगा। अब आपके पास 2 तरफ से अटैक करने वाले वाटर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल का जो अटैक है वो ऊपर से हुआ तो ऊपर वाला स्टेप दिखा देते हैं, और नीचे से हुआ तो नीचे से दिखा देते हैं। ध्यान से देखना बच्चे, अगर ये ऊपर से अटैक कर रहा है तो अलग ज्योमेट्री बनेगी, और नीचे से अटैक कर रहा है तो अलग ज्योमेट्री बनेगी। तो वो दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। कार्बन में ऊपर से जुड़ गया H2O प्लस, और अगर तुम 3D में देखना चाहो तो फिनाइल को प्लेन में मान लो, और लेट सपोज कि हमारा जो एथाइल है वो वेज पे है और जो मिथाइल है वो डैश पे है। ठीक है, अच्छी बात है। और इसके बाद इसी में से H प्लस निकाल लो। कैसे निकालोगे? बॉन्ड तोड़कर। तो हमारे लिए प्रोडक्ट बन जाएगा। ऊपर बन गया OH और प्लेन में है PH, प्लेन के बाहर वेज पोजीशन पे है इथाइल और डैश पोजीशन पर है मिथाइल। बहुत बढ़िया, यही काम यहां करा लो। अगर नीचे से अटैक करेगा तो नीचे से अटैक करने पर ध्यान से देखो, फिनाइल ऊपर जाएगा, ठीक, जो इथाइल है वो यहां आ जाएगा और वेज पोजीशन पर ही रहेगा, और मिथाइल जो है वो डैश पोजीशन पर चला जाएगा और यहां से जुड़ जाएगा वाटर, और वाटर जुड़ेगा एक लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना पसंद करोगे और फाइनल प्रोडक्ट बना दोगे। प्रोडक्ट में आपको OH दिखाई देगा, प्लेन में आपको पीएच दिखाई देगा, प्लेन के बाहर आपको इथाइल दिखाई देगा और प्लेन के अंदर आपको मिथाइल दिखाई देगा। क्या दोनों तरफ से प्रोडक्ट बन गए? जवाब है हाँ। गलती से आपने यहां पर अगर एक चित्र बनाया और कहा कि साहब ये तो प्लेन मिरर है, तो क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? हाँ सर, मिरर इमेजेस हैं, लेकिन सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ठीक, तो मिरर इमेजेस बन रही हैं और सुपर इम्पोजेबल नहीं है। सुपर इम्पोजेबल नहीं है। यहां देखो, इस कार्बन के चारों ग्रुप अलग हैं, ये कायरल कार्बन है, इसके चारों ग्रुप अलग है, कायरल कार्बन है। इस वजह से ऐसे आइसोमर्स को कहा जाता है इनैंशियोमर्स। क्या कहा जाता है? इनैंशियोमर्स। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन ध्यान से देखो, एक ऑप्टिकली एक्टिव दूसरा भी ऑप्टिकली एक्टिव एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं और दोनों 50% बराबर बराबर मात्रा में बनेंगे, और ऐसे इनैंशियोमर के मिक्सचर को हम लोग मानते हैं बेटा रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। और जो रेसमिक मिक्सचर है ये इंश्योर करता है कि जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या रहेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को बदलेगा नहीं।
इस पूरी कहानी में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या कि ज्योमेट्री का रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। क्या बोला? रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है। ये विचार भी तभी करना है जब कायरलिटी की बात आए, वरना तो आप किस पर टिक के चलेंगे? रिटेंशन पर टिक के चलेंगे कि यहाँ कोई इन्वर्जन नहीं होता। इन्वर्जन का मतलब क्या है? वैसे तो सवाल ज्यादा नहीं आता बोर्ड में, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। अगर फिशर प्रोजेक्शन में पूछा जाए और यहाँ लिखा हुआ है CH3, यहाँ लिखा हुआ है मान लो ET, इधर फिनाइल है और इधर क्लोरो है, तो अटैक तो दोनों तरफ से हो सकता था। तो जब तुम वाटर लगाओगे और SN1 पाथ से रिएक्शन कराओगे तो फिशर प्रोजेक्शन में जो OH आने वाला है, एल्कोहल आने वाला है, वो इधर से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। और पीछे से आने का मतलब अगर यहाँ से OH आया तो फिनाइल को इधर आना पड़ेगा, और ये फ्लिप हो जाना, ये जो देख रहे हो इसको यहाँ से यहाँ फ्लिप कर दिया, ये फ्लिप करना कहलाता है कि इन्वर्जन हो गया। और इन्वर्जन में हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, यानी कि ये क्या है बेटा? एनांशियोमर्स। क्या है? एनांशियोमर्स। हालांकि एनांशियोमर एक्सेट्रा बहुत ज्यादा बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन की बातें, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में नहीं करने वाले हैं, लेकिन जितना बोल रहा हूँ ये बहुत काम का है, आप समझेंगे तो मजा आएगा। ठीक, अच्छी बात है। और अगर किसी तरह से एनांशियोमर या आइसोमेरिज्म में दिक्कत है तो 11th क्लास के लेक्चर्स का इंतजार करिए, और GOC के टाइम, आइसोमेरिज्म के टाइम आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी। बढ़िया। ये थी बच्चे आपके लिए SN1 रिएक्शन। ठीक है ना? क्या थी बेटा? SN1 रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। अब हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं अगली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है अब महान SN2 रिएक्शन की। तो हम लोग करेंगे SN2 रिएक्शन। क्या कर रहे हैं बच्चे? SN2 रिएक्शंस। अब देखो SN2 रिएक्शन की क्या खास बात है। सबसे पहले आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, फिर आपके पास RL है, इसमें डाला गया सॉल्वेंट। ठीक, तो बन क्या गया? RNU, और क्या बन गया? लिविंग ग्रुप। ये तो जनरल प्रोटोटाइप है किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। SN2 कैसे हो रही है उसका मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म ये है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये अटैक करेगा इसको। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट का बॉन्ड बनने लग जाएगा, और लीविंग ग्रुप और इसका बॉन्ड टूटने लग जाएगा। ये बॉन्ड फिजन हो रहा है और यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। इसका अर्थ है कि एक साथ एक ही स्टेप में बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। और जब ये ऐसा कोई केस आता है जहां एक साथ बॉन्ड टूटता है, एक साथ बॉन्ड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ठीक, जो ट्रांजिशन स्टेट है इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये कहां पढ़ रखा है हम लोगों ने? हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ रखा है, जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ी थी। और इसके बाद अंततः क्या होता है कि बॉन्ड भाई साहब टूट जाते हैं, न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ जाता है और लिविंग ग्रुप चला जाता है। सारी कहानी जो है वो यहां पर आकर रुक रही है। SN1 में पहले बॉन्ड टूटता था, फिर बॉन्ड बनता था। यहाँ कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा है, ना कोई बॉन्ड पहले बन रहा है, एक साथ ही बॉन्ड बन भी रहा है, एक साथ बॉन्ड टूट भी रहा है। तो जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तब ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। SN1 में पहले लिविंग ग्रुप चला जाता था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आता था। लेकिन इस SN2 मैकेनिज्म में जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन बहुत नहीं हो सकता, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, साइमल्टेनियस लिविंग ग्रुप जाता है। यानी न्यूक्लियोफाइल जिस वक्त है उस वक्त लिविंग ग्रुप भी है, तो न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप की तरफ से तो अटैक नहीं कर सकता, इसलिए न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। कहां से अटैक करता है? ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करता है। तो सोचो फिशर प्रोजेक्शन में अगर यहां Cl लगा है और यहां कोई X ग्रुप है, तो जब अटैक होगा तो मेरे हिसाब से X ग्रुप यहां आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर आएगा, क्योंकि Cl के साइड से अटैक नहीं हो सकता, फॉरबिडन है। Cl तो निकला ही नहीं है अभी, SN1 में निकल चुका था, यहां नहीं निकला है। यहां पर देखो इन्वर्जन हो गया, तो यहां पर इन्वर्जन होता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लेते हैं हम लोग, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2। SN2 मैकेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स की बातें करते हैं। बड़ा बढ़िया मैकेनिज्म है, ध्यान से सुनिएगा, काम की चीजें हैं। सबसे पहली बात, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है
वो सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड कर रही है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड कर रही है। तुम कहोगे कैसे भैया? अबे देखो यार, सबसे पहली बात इसमें तो एक ही स्टेप है। तुम कहोगे एक स्टेप कैसे? अबे देखो एक ही स्टेप है मेरे भाई, कोई ऐसा थोड़ी हुआ कि पहले बॉन्ड टूटा है बाद में बॉन्ड बना। जो कुछ हो रहा है सब एक साथ ही हो रहा है, ये पूरा एक ही स्टेप है। अगर एक ही स्टेप है तो इस स्टेप के अंदर तो तुमको साफ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे कि न्यूक्लियोफाइल भी मौजूद है रिएक्टेंट में और सबस्ट्रेट भी मौजूद है। तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करेगी, पावर वन पावर वन। तो लॉजिकली अगर तुम केमिकल काइनेटिक्स का इस्तेमाल करो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 2 हो जाएगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? SN2। कितने स्टेप रिएक्शन है? तो 1 स्टेप रिएक्शन है, एक ही साथ सब कुछ हो जाता है। क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं कट्टम। नहीं होता बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता तो क्या कोई रीअरेंजमेंट हो सकता है? बहुत इत्मीनान से सोचो, रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अबे फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा कार्बोकैटायन का, रीअरेंजमेंट कहां से कर लोगे? बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये है, हाँ। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कौन सपोर्ट करता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट अटैक करते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट अटैक करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हाँ, प्रोडक्ट तो वैसे ही बनाना है। देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 को ज्यादा सपोर्ट नहीं करेगा। तो OH माइनस CH3Cl, क्या ये मिथाइल सबस्ट्रेट है? ध्यान से देखो, हाँ मिथाइल सबस्ट्रेट है। क्या इसका कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो सकता है? तो हम कहेंगे नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन पॉसिबल, क्योंकि मिथाइल टाइप का कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल कार्बोकैटायन होता है, इस वजह से इसका फॉर्मेशन कार्बोकैटायन का नहीं हो सकता। जब भी कभी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन पॉसिबल ना हो तो फिर ऐसे में SN2 रिएक्शन होती। अब यहां से न्यूक्लियोफाइल ने इस डेल्टा प्लस साइड को अटैक किया और लीविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़कर निकल लिया। निकलेगा तो क्या होगा? CH3 ऐसे रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन से OH लग गया और Cl माइनस बाहर आ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। क्या हम इसके ट्रांजिशन स्टेट को भी दिखाना चाहिए? दिखा भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा ध्यान से देखो, क्या साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियस बॉन्ड फिजन हो रहा है? जवाब है हाँ, साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, साइमल्टेनियस बॉन्ड फिजन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस न्यूक्लियोफाइल को यहां तक पहुंचने के लिए सफिशिएंट स्पेस मिला तो ये आसानी से सबस्ट्रेट तक पहुंच सकता है। जवाब है हाँ, आसानी से सबस्ट्रेट तक पहुंच सकता है। तो कॉमन सेंस है, आराम से रिएक्शन होगी, लीविंग ग्रुप निकल जाएगा। यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो, क्या कह रहे हो? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हो तो स्टेरिक क्राउडिंग यानी स्टेरिक हिंड्रेंस को आपको घटाना पड़ेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, सबस्ट्रेट पे पहुंचना आसान होगा, उसके आसपास बल्कि ग्रुप नहीं होंगे, तो कॉमन सेंस है कि SN2 का फॉर्मेशन, SN2 का पाथ ज्यादा आसानी से फॉलो होगा। अर्थ हुआ कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल, इनमें से जितना डिग्री कम होगा रेट ऑफ SN2 ज्यादा होगा। रेट ऑफ SN2, ऐसा सोचना मेरी बात को कि अगर कार्बोकैटायन आसानी से बन सकता है तो SN2 नहीं होगा, और कार्बोकैटायन आसानी से नहीं बन सकता तो SN2 बढ़िया वाला होगा। यही सोचकर काम करना है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें कहा CH3Cl, फिर मैंने कहा CH3CH2Cl, फिर मैंने कहा CH3CH और यहां CH3 और फिर ये कहा Cl, फिर मैंने कहा CH3C, इधर CH3, इधर CH3 और फिर कहा Cl। तो कहा कंपेयर रेट ऑफ SN2, ये A, ये B, ये C, ये D। सॉल्यूशन में तुम कहोगे कि ये मिथाइल टाइप का है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। भीड़ भाड़ इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें और कम है। तो रेट में सबसे पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, क्योंकि हमने कहा था भीड़ भाड़ जितनी कम होगी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, SN2 आसानी से होगा। इसका अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लिख सकते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या लिख सकते हैं बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब ध्यान से सुनो बेटा, कुछ और भी एक सवाल और लगा लेते हैं, मान लो तुम खुश हो जाओगे देखकर। साइक्लोहेक्सेन का सुंदर सा एग्जाम्पल है और यहां लगाया है ब्रोमीन। वही साइक्लोहेक्सेन का एग्जाम्पल है और यहां पर लगाया है ब्रोमीन। कह रहा है SN2 कंपेयर करना है बेटा। SN2 कंपेयर करने के लिए इस कार्बन को देखो 1 डिग्री है, इस कार्बन को देखो तो ये बदतमीज 2 डिग्री है। तो लॉजिकली 1 डिग्री वाला कार्बोकैटायन फॉर्मेशन को सपोर्ट नहीं करेगा,
तो फिर रेट SN2 का इसी में ज्यादा होगा। क्या ये मुश्किल है? जवाब है बिल्कुल नहीं, आसान है। और भी सवाल कर सकते हैं? जी हाँ, करने भी चाहिए। आइए करते हैं। देखो ध्यान से, ये फिनाइल, ये CH, नीचे CH3 और यहाँ Br, ये फिनाइल, ये CH2, ये Br। अब कह रहा बताओ SN2 को कंपेयर करो। SN1 नहीं, SN2 कंपेयर करना। ध्यान से देखो, क्या इस वाले सबस्ट्रेट पर हमारा हेलोजन लगा है? ये बेंजाइलिक है। क्या है? बेंजाइलिक। और ये वाला भी तो बेंजाइलिक है। हाँ, और बेंजाइलिक तो SN1 आसानी से देते हैं। हाँ सर, आसानी से देते हैं। लेकिन ये बेंजाइलिक के साथ बदतमीज 2 डिग्री है और बेंजाइलिक के साथ 1 डिग्री है, क्योंकि दोनों के दोनों बेंजाइलिक हैं। इस वजह से बेंजाइलिक नेचर से तो SN2 कंपेयर होने से रहा, ठीक। लेकिन ये 1 डिग्री है, ये SN2 दे देगा, और ये 2 डिग्री है, बेंजाइलिक भी है, तो कॉमन सेंस से SN2 आसानी से नहीं देगा। बहुत बढ़िया। और करें? बिल्कुल करना चाहिए। आप सबस्ट्रेट देखें ध्यान से, ऊपर लगाया Cl, यहाँ लगाया Cl, कंपेयर करो बेटा ऐसे। अब कहोगे ऐसे कैसे? अबे ये 2 डिग्री है भाई और ये 1 डिग्री है। दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, अंधे थोड़ी। यहाँ देखो Br, यहाँ देखो Br, और यहाँ देखो Br, ये A, ये B, ये C। तुम गौर करो, हेलोजन कहाँ लगा है इस पर? ये 2 डिग्री। हेलोजन कहाँ लगा है इस पे? 3 डिग्री। हेलोजन कहाँ लगा है इस पे? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला सबसे ज्यादा, 2 डिग्री वाला उससे कम, और 3 डिग्री वाला सबसे कम। ये किसका रेट कंपेयर कर रहे हैं? SN2 का कंपेयर कर रहे हैं। क्या ये मुश्किल है बेटा? जवाब है कद्दू मुश्किल है। आसान है यार। आओ देखो ध्यान से भैया, ये Cl2 डबल बॉन्ड O, तुम्हें अच्छा लगा। ये Cl डबल बॉन्ड O। अब बताइए क्या होगा? ध्यान सुनना मेरी बात को, इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान से। क्या ये कीटोन ग्रुप है? हाँ। क्या कीटोन -I लगाता है? क्या ये कीटोन ग्रुप है? क्या ये -I लगाता है? सोच, अगर यहां से ये टूटा और यहाँ कार्बोकैटायन बना, तो कार्बोकैटायन ने, ये -I ने कार्बोकैटायन से और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ किए, तो चार्ज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। इसी तरह से अगर ये टूटा, ये माइनस ये प्लस बना, तो इसने भी तो अपनी तरफ खींचा इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। पर -I इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, क्लोज है और ये दूर है, तो यहाँ का -I जो है वो कम स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ का -I जो है वो स्ट्रॉन्गर है। अब -I की वजह से चार्ज बढ़ा तो कार्बोकैटायन अनस्टेबल हुआ। कार्बोकैटायन अगर अनस्टेबल है तो लॉजिकली वो नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तभी तो SN2 भैया ज्यादा होगा। तो जब SN2 कंपेयर करना हो ना, तो तुम ये देखो कार्बोकैटायन बन सकता है कि नहीं। अगर कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है, जहां भी अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहीं पर SN2 फास्ट होगा। यानी कार्बोकैटायन अनस्टेबल तो SN2 बढ़िया होगा, कार्बोकैटायन अगर हुआ स्टेबल तो SN1 होगा। ये आपको खोपड़ी में चमकना चाहिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सुंदर, वाह। अच्छा ध्यान से देखो, मान लो मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं, कहता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां आ गया बेटा क्या? Br। तो यहां आया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, उसके बाद आया Br। तुम देखो ध्यान से कि ये तो लल्ला लोन पेयर, ये देखो सिग्मा, और ये देखो पाई। तो क्या यही वाला लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा? यानी लोन पेयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर लोन पेयर ही रेजोनेंस में चला गया तो यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो कॉमन सेंस इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो कद्दू SN2 देगा, SN1 SN2 दोनों नहीं देगा, इसलिए झक मार के इसे ही SN2 फास्टर देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ, हमने सीखा है कि एराइल और विनाइल, ये दो लोग ना तो SN1 देते हैं और ना ही SN2 देते हैं। क्या याद है क्या? अरे याद कैसे नहीं गुरुजी, बिल्कुल याद है, अच्छी तरह याद है, तो बढ़िया। क्या ये आसान है? जवाब है हाँ, आसान है। अब चर्चा थोड़ी सी लीविंग ग्रुप के साथ कर लेते हैं। लीविंग ग्रुप की चर्चा करो, ध्यान सुनना बेटा। लीविंग ग्रुप के साथ मैं तो तुम्हें कह रहा हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितनी लीविंग ग्रुप एबिलिटी होगी। लीविंग ग्रुप जितनी आसानी से छोड़ छाड़ के दुनिया को जा सकता है, उतनी जल्दी आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। बढ़िया। अच्छा, लीविंग ग्रुप कौन है? लीविंग ग्रुप वो आदमी है जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, यानी वो नेगेटिव चार्ज देना नहीं चाहता किसी को। और बेस कौन होता है? बेस वो होता है जिसका नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तभी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा,
यानी अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन लीविंग ग्रुप एबिलिटी से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप समझ गए कि बेस स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखिए कि आपका लीविंग ग्रुप अच्छा बेस है कि बुरा बेस है। बुरा बेस है, बढ़िया लीविंग ग्रुप है। अच्छा बेस है, घटिया लीविंग ग्रुप है। चमकी बात, बिल्कुल, क्या ही बात है, वाह वाह वाह, समझना चाहिए साहब आपको, है ना। आप देखें ध्यान से, मान लीजिए लिखा है CH3OH और यहां लिखा है CH3OHH और यहां प्लस। अब ध्यान से सुनना बेटे, जब यहां से लीविंग ग्रुप जाएगा तो बनेगा ये कटायन। और कटायन बने ना बने, मैं कटायन के ऊपर भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मिथाइल है तो कटायन तो नहीं बनने वाला, लेकिन लीविंग ग्रुप को अगर देखोगे तो OH माइनस है और यहां से बॉन्ड तोड़कर जब इसको निकालोगे तो ये H2O है। अगर मैं बेस कंपेयर करने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रांग है और लीविंग ग्रुप कंपेयर करने की कोशिश करूं तो ये स्ट्रांग है, क्योंकि बेस तो OH माइनस स्ट्रांग है और जो बेस स्ट्रांग होता है वो घटिया लीविंग ग्रुप होता है। क्योंकि वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप तो कॉमन सेंस है कि जो SN2 का रेट है वो इसमें ज्यादा होगा। बात पल्ले बड़ी जी हाँ। मुश्किल है नहीं, बिल्कुल आसान। अच्छा चलो एक सवाल और करते हैं इस पे। अब चर्चा कर लेते हैं बेटा किसकी, सॉल्वेंट की चर्चा करते हैं। सॉल्वेंट को बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। हमने कहा था अप्रोटिक वाले, कौन से, अप्रोटिक वाले पसंद करते हैं SN2 को और प्रोटिक वाले पसंद करते हैं SN1 को। तो मान लो कि मैंने कहा CH3Cl है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं SH माइनस से और यही CH3Cl है, इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हैं, एक करा रहे हैं DMSO में, ये पोलर अप्रोटिक का एग्जाम्पल है, और एक करा रहे हैं वाटर में, ये प्रोटिक का एग्जाम्पल है। बताओ SN1 का प्रोडक्ट आएगा कि SN2 का प्रोडक्ट आएगा। यहां पे बेटा SN2 फास्टर होगी और यहां पे बेटा SN1 फास्टर होगी। मेरी बात समझ में आ रही है जी हाँ। अच्छा ध्यान सुनिएगा, अब मैं एक और बात बता रहा हूं, सोचना बात को। क्या आपका सबस्ट्रेट मिथाइल टाइप का है? हाँ मिथाइल टाइप का है। क्या ये आदमी हर हालत में SN2 देने के फेवर में है? हाँ। DMSO से पूछो ये क्या करना चाहता है, SN2। पोलर प्रोटिक से पूछो ये क्या करना चाहता है, सर SN1। हमारा सबस्ट्रेट क्या चाहता है, SN2। वो ये ऐसे सॉल्वेंट में घुलना चाहेगा जो SN2 को फेवर करे और SN1 को फेवर करने वाले में नहीं आएगा। मान लो रिएक्शन A ये है और रिएक्शन B ये है, तो मेरे हिसाब से B का रेट ज्यादा होगा A से। कहोगे ऐसा कैसे? अबे सबस्ट्रेट SN2 चाहता था, तो जो सॉल्वेंट SN1 देना चाहता है उसके साथ रिएक्शन का रेट घट जाएगा और जो SN2 देना चाहता है उसके साथ बढ़ जाएगा। बात समझ में आई बाउंसर गई? अरे सर बिल्कुल समझ में आई। इसी तरह अगर आप देखें कि आपके पास ऐसा कोई Cl है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं DMSO में, मान लो OH माइनस से, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2O में OH माइनस से, तो मेरी समझ ऐसा कहती है ये 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, ये खुद SN1 चाहता है, DMSO SN2 चाहता है, वाटर SN1 चाहता है। तो मेरी इच्छाएं ये हैं कि जो सबस्ट्रेट चाहता है वही सॉल्वेंट चाहता है। अगर रिएक्शन A ये B है तो A का रेट B से ज्यादा होगा। बात पल्ले पड़ी? SN1 SN2 ऐसे पहचानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लल्लू चीज नहीं है ये, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा स्टीरियो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं इसमें, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे, लंबा हो जाएगा वरना। थोड़ी सी स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए। स्टीरियो केमिस्ट्री को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे तुम्हारे पास कार्बन है, यहाँ कोई X लगा है, यहाँ कोई Y है और यहाँ कोई Z है, और मान लो कि यहाँ लीविंग ग्रुप लगा है। और जब कभी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इसमें एक इन्वर्जन होगा जिसको हम लोग वॉल्डेन इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वॉल्डेन इन्वर्जन। इन्वर्जन कैसे होगा, ध्यान सुनो। लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा और बाकी सबकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में, लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूं, लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या बोल रहे हैं? लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में न्यूक्लियोफाइल आएगा। अच्छा बहुत बढ़िया, एक एग्जांपल बताओ जरा इसका, ध्यान सुनो। कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, डैश पोजीशन पे ड्यूटीरियम है, यहाँ पर ट्रिशियम है और यहाँ लगा हुआ है मान लो क्लोरीन, और हम लोग OH माइनस से रिएक्ट करा रहे हैं क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इस वजह से मिथाइल टाइप का सबस्ट्रेट है, SN2 ही पाथ फॉलो होगा। SN2 होगा तो हमारे लिए क्या होगा बेटा, वॉल्डेन इन्वर्जन होगा।
और वॉल्डन इन्वर्जन होने पे हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ड्यूटीरियम पीछे से इधर आ जाएगा, ट्रिशियम अपनी जगह रहेगा और Cl के ऑपोजिट डायरेक्शन से OH जुड़ जाएगा। मैंने बताया भी है कि ऐसा क्यों होता है ना। वो लॉजिक भी वही है कि Cl जब तक हटा नहीं था तभी OH जुड़ रहा था, तो Cl की पोजीशन से OH को जुड़ने का कोई लॉजिक ही नहीं बचता है। इस वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन से हमेशा अटैक करेगा, याद रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा। अब कुछ तो फिशर प्रोजेक्शन के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। फिशर प्रोजेक्शन क्या करना चाहिए भैया? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन देखो क्या है, मान लो कि ये H है, ये T है और ये D है, और यहाँ हमने ब्रोमीन लगा दिया है, और मान लो SH माइनस, कॉमन सेंस से मिथाइल टाइप का सबस्ट्रेट है तो ये SN2 पाथ फॉलो करेगा, तो ये H ऐसे ही रहेगा, D ऐसे ही रहेगा, ट्रिशियम इधर आ जाएगा और SH इधर जुड़ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। बात पल्ले पड़ रही है? हाँ। और हो क्या रहा है? हो रहा है वॉल्डन इन्वर्जन। क्या हो रहा है? वॉल्डन इन्वर्जन। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ, बिल्कुल पड़ी। क्या बात। तो अगर आपको ये वॉल्डन इन्वर्जन पल्ले पड़ा है तो ये SN2 है। हम लोग SN1 SN2 पढ़ा है, लेकिन अभी ये नहीं पढ़ा है कि कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। ये सब हम लोगों ने अलग अलग पढ़ा है, अब कंट्रास्ट करके नहीं पढ़ा है कि हम सवाल देखें और समझ जाएं कि SN1 होने वाला है, सवाल देखें और समझ जाएं कि SN2 होने वाला है। कंपेयर नहीं किया है। अब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे और फिर सवालों को अपनी मर्जी से प्रोडक्ट बनाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इस चीज को कंपेयर कर करके पढ़ेंगे। क्या करके? कंपेयर कर करके पढ़ेंगे और खुद से प्रोडक्ट पढ़ेंगे और ढेर सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे SN1 SN2 टाइप की अलोंग विद द मैकेनिज्म। मेरी बात पल्ले पड़ रही है? जी हाँ, बिल्कुल पल्ले पड़ रही है। तो बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। लेक्चर 4 खत्म हुआ आज हम लोगों ने SN1 SN2 की बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। जो काम आज किया है SN2 में वो लल्लू नहीं है, जो काम आज SN1 में किया है वो भी लल्लू नहीं है। कृपया इसे ध्यान से देखें, यू विल फील वेरी गुड अबाउट इट। और आपको गारंटी के साथ आज नया कुछ, बहुत कुछ सीखने को मिला है लेक्चर में, जो आपने भले ये चैप्टर पहले से पढ़ रखा था, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता थी। क्लियर है मेरी बात? जी हाँ। मिलेंगे बच्चा अगले लेक्चर में, तब तक धन्यवाद।